एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं संक्रमण तत्वों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ कारण बताओ वाले प्रश्न देखा। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। आज का पहला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में अधिक अंतर नहीं होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। लेकिन अगर हम किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर होती है। प्रारंभ में थोड़ी सी घटती है और बाद में थोड़ी सी बढ़ती है। अधिक अंतर नहीं होता है, लगभग स्थिर रहती है। इसका कारण क्या है? तो हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों में बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में भरे जाते हैं। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि n-1d कक्षकों में होती है। तो ये जो n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के प्रति परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिकर्षण होता है, यह परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो यहां पर परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होने के कारण आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाती है और यही कारण है कि परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। n-1d कक्षकों में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो प्रारंभ में जब इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में कम होते हैं तो नाभिकीय आकर्षण प्रबल होता है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। ऐसी स्थिति में परमाणु त्रिज्या में थोड़ी कमी होती है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं n-1d कक्षकों में तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने लगता है और नाभिकीय आकर्षण उसकी तुलना में कम हो जाता है। तो जब नाभिकीय आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभाव प्रबल हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या में फिर थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या में क्रमशः कमी होती है और उसके बाद थोड़ी सी वृद्धि होती है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये नहीं के बराबर होता है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं लगभग स्थिर मानी गई है संक्रमण तत्वों की। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा भी आ सकता है कि संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुआ है। तो इसका कारण है कि संक्रमण तत्वों के बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं, ns कक्षक और n-1d कक्षक। अब ns और n-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। इस कारण n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और इस प्रकार सभी संक्रमण तत्व कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तित संयोजकता से तात्पर्य है जहां एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करना है। तो अगर हम किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो n-1d कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। तो अगर हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो एक एक करके, जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी है तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और उसके बाद जब परमाणु क्रमांक 26 आता है, n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्म बनने लगता है तो फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। तो किसी भी संक्रमण श्रेणी में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो बीच वाला तत्व प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है और मध्य तक जाते जाते वो अधिकतम हो जाता है। जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैंगनीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। तो इस प्रकार जो संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उसके पीछे कारण है कि
संक्रमण तत्वों में NS और N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिसके कारण N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न संक्रमण तत्वों के संकुल निर्माण पर आधारित है। प्रश्न आता है कि संक्रमण तत्वों में संकुल निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद वाला जो चैप्टर है संकुल यौगिकों का है, उप सह संयोजी यौगिकों का रसायन, वहां संकुलों के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। यहां पर हम संक्षेप में संकुल का निर्माण कैसे होता है पहले ये समझेंगे। जो संकुल होते हैं वहां पर उप सह संयोजी बंध बनता है। तो जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कोई अणु अथवा आयन संक्रमण धातु आयन के साथ उप सह संयोजी बंध बनाकर जुड़ता है, तब वहां संकुल का निर्माण होता है। हमें पता है कि उप सह संयोजी बंध बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु अथवा आयन वहां उपलब्ध हो, और दूसरा ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे उप सह संयोजी बंध बनाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए सामने वाले धातु के पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होना चाहिए। तो यहां पर दोनों चीजें हैं। अगले चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं इनके पास रिक्त संकरित कक्षक होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, और लिगेंड के द्वारा वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेके उप सह संयोजी बंध बना लेंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज और आवश्यक है कि लिगेंड जब धातु आयन के पास जाएगा तभी तो उप सह संयोजी बंध बनेगा। तो लिगेंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थों को लिगेंड कहा जाता है, तो लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। अब यदि धातु आयन का आकार छोटा हो और उसका नाभिकीय आवेश प्रबल हो तो वो सरलता से लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जब लिगेंड आकर्षित हो जाएगा तो धातु आयन के साथ उप सह संयोजी बंध बना लेगा। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो संक्रमण तत्वों में संकुल निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं, और पहला कारण होगा कि संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा और नाभिकीय आवेश प्रबल होने के कारण यह लिगेंड को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता अणु अथवा आयन को सरलता से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और दूसरा कारण है कि लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए संक्रमण धातु आयनों के पास रिक्त संकरित कक्षक उपलब्ध होते हैं, और यही कारण है कि सभी संक्रमण तत्व संकुल निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट +3 आयन, इसके पास 6 रिक्त कक्षक होते हैं। अब यदि इसके संपर्क में अमोनिया है, NH3 एक उदासीन लिगेंड है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो यहां पर अमोनिया का जो नाइट्रोजन है अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इन 6 रिक्त कक्षकों में देकर उप सह संयोजी बंध बना लेगा। तो इस प्रकार एक कोबाल्ट आयन से 6 अमोनिया उप सह संयोजी बंध बना करके जुड़ जाएंगे। अब ये जो बना है इसके ऊपर टोटल हम आवेश की गणना करेंगे, तो हम जानते हैं कि अमोनिया के ऊपर आवेश 0 होता है और कोबाल्ट के ऊपर +3, तो 6 अमोनिया का 0 ही होगा और कोबाल्ट का +3, तो ये जो टोटल जो स्पीसीज बना है इसके ऊपर +3 आवेश आ जाएगा। तो संकुल आयन को हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बड़े कोष्टक के अंदर कोबाल्ट, उसके साथ 6 अमोनिया और उसके ऊपर आवेश रहेगा +3। तो ये एक संकुल आयन है, और इस प्रकार हम इसमें उदाहरण के तौर पे ये दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुआ है कि संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति होती है, क्यों?
अभी हम लोगों ने देखा संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में कि संक्रमण तत्व और उनके आयनों की परमाणु त्रिज्या में अधिक अंतर नहीं होता है, आकार लगभग समान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि संक्रमण धातु आयनों का आकार लगभग समान होने के कारण क्रिस्टल जालक में एक धातु आयन को दूसरे धातु आयन के द्वारा सरलता से विस्थापित किया जा सकता है और इस प्रकार मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। यहां पर जब दो या दो से अधिक संक्रमण धातुओं को पिघली हुई अवस्था में विलयन बनाकर और जब हम ठंडा करते हैं तो प्रायः मिश्र धातु का निर्माण होता है। और कारण अभी हमने देखा कि संक्रमण धातु आयनों का आकार लगभग समान होने के कारण क्रिस्टल जालक में एक धातु आयन को दूसरे धातु आयन के द्वारा सरलता से विस्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जब हम संक्रमण तत्वों को पिघली हुई अवस्था में विलयन बनाकर उनको ठंडा करेंगे तो वहां पर मिश्र धातु का निर्माण होता है और मिश्र धातुएं अपने जनक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर और उनकी विद्युत चालकता उच्च होती है, जनक धातुओं से उत्कृष्ट होते हैं मिश्र धातु। तो इस प्रकार संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों पर अंतराली यौगिक निर्माण पर। इनको अंतराकाशी यौगिक भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं ये धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण हैं और धात्विक क्रिस्टल जालक में धात्विक आयनों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको हम अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं। ठोस अवस्था वाले चैप्टर में हम लोगों ने अंतराकाशी रिक्ति के बारे में पढ़ा है। अब कुछ अधात्विक तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, इनका परमाणु आकार बहुत छोटा होता है और ये सरलता से संक्रमण धातु आयन के क्रिस्टल जालक में जो अंतराकाशी रिक्तियां हैं उसमें समा जाते हैं। तो इस प्रकार जब ये अधात्विक तत्वों के परमाणु संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक की अंतराकाशी रिक्ति में समा जाते हैं तो जो यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं अंतराली यौगिक या अंतराकाशी यौगिक। और ये जो यौगिक है यहां पर भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने, यहां कोई रासायनिक आबंधन नहीं बन रहा है। ये जो अधात्विक तत्व के परमाणु हैं ये क्रिस्टल जालक की अंतराकाशी रिक्तियों में समा जाते हैं। ये जो अंतराली यौगिक हैं रासायनिक गुणों में अपने जनक धातु के समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में पर्याप्त भिन्न होते हैं, जैसे विद्युत चालकता, कठोरता, इन सब में ये पर्याप्त भिन्न होते हैं। अंतराली यौगिकों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ये जो क्रिस्टल जालक में अधात्विक तत्वों के परमाणु समाते हैं तो ये रस समीकरण मिति अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इन यौगिकों को रस समीकरण मितीय यौगिक और अरस समीकरण मितीय यौगिक दो वर्गों में बांटा गया है। जहां पर यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात रस समीकरण मिति के अनुसार होता है, संयोजकता के अनुसार होता है, तो वो रस समीकरण मिति होगा और जहां उसके विपरीत ना हो, स्थिर अनुपात के नियम का पालन ना करते हो, वो अरस समीकरण मिति होगा। तो रस समीकरण मिति का उदाहरण हम दे सकते हैं कोबाल्ट हाइड्राइड, निकिल हाइड्राइड, ये रस समीकरण मिति में है, COH2, NiH2। और अरस समीकरण मिति में ये जो TiH 1.72 होता है, ZnH 1.02, तो ये अरस समीकरण मितीय यौगिक के उदाहरण होंगे। तो इस प्रकार जो हमने प्रश्न देखे ये सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से और एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम अंतर संक्रमण तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे और वहां जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।